जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं उन्हें लेगेसी की चिंता नहीं होती है। उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी लगन से किया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी लेगेसी की चिंता कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे खुद पर डाउट है, भरोसे की कमी है। उसने अपना काम शायद ईमानदारी से नहीं किया होगा, तभी तो भरोसा कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी अपनी लेगेसी की चिंता हो रही है। लेकिन क्या सीजेआई जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या कोर्ट ने संविधान और लोकतंत्र को अपने फैसलों के जरिए मजबूत किया, या कोर्ट ने सत्ता की लाइन को फॉलो कर लिया? ये सारे सवाल होंगे क्योंकि 10 नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे एक लेगेसी। ऐसी लेगेसी, ऐसी विरासत जिसने जनता को कहीं न कहीं निराश किया। वो आदमी जिसने प्रवचन तो खूब दिए लेकिन अपने फैसलों में कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने का साहस नहीं दिखा पाए। आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अंत तक देखिएगा, सब कुछ पता चलेगा कि आखिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की लेगेसी क्या होने वाली है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टर्न से। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी होता है। ये काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू देवता भी सांप्रदायिक निकले। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लिखा किसने था, क्योंकि ये एक अनाम फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अयोध्या में जमीन राम मंदिर के लिए मिलेगी और मस्जिद के लिए विवादित स्थान से कई किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन यह फैसला कानून और संविधान देखकर नहीं लिखा गया था। यह सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को हिंदू देवता ने बताया था। ये देवता कोई भी हो सकते हैं, उनके कुल देवता भी हो सकते हैं, और वो भी जो चीफ जस्टिस के घर में विराजमान है, जिनकी आरती करने नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। ये तो सीजेआई ही जानते होंगे कि किस देवता ने उनके फैसले को लिखवाया था, ऊपर वाले या नीचे वाले, बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल। खैर, गणेश चतुर्थी के मौके पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी सीजेआई के घर पहुंच गए थे, और जब प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे, चीफ जस्टिस भजन कर रहे थे, उनकी पत्नी घंटी बजा रही थी। तो पूरे कार्यकाल के दौरान सत्ता से गलबहियां करने वाले चीफ जस्टिस ने खुलासा कर दिया कि अयोध्या का फैसला क्या होगा, ये उन्हें किसने बताया था। पहले होता यह था कि जज संविधान और कानून को देखकर फैसले लिखते थे, लेकिन अब हिंदू देवता के सामने बैठकर उनसे पूछते हैं कि फैसला क्या होना चाहिए। फिर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा का फैसला लिख देते हैं। मतलब हिंदू देवता भी सांप्रदायिक निकले क्या? देवता सांप्रदायिक नहीं होते तो यही कहते कि ईश्वर एक है, वो किसी में अंतर नहीं करता। उसे क्या फर्क पड़ता है मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से? कानून का पालन होना चाहिए, संविधान की मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए और इसके दायरे में फैसला लिखा जाना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के फैसले में मस्जिद निर्माण की बात कही थी, लेकिन अयोध्या में मंदिर बन गया और मस्जिद का कहीं कोई अता पता नहीं है, और फैसला भी ऐसा लिखा गया जैसे बाबरी मस्जिद का विवादित भूमि पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। खैर, चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अपने पैतृक गांव कन्हेरसर में लोगों को संबोधित किया और कहा कि अगर भगवान में आस्था है तो रास्ता निकल ही जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या का मामला 3 महीने तक मेरे सामने था, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। फिर मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि आपको कोई समाधान खोजना होगा। और आप सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया था। 2024 में ही राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और जुलाई 2024 में चीफ जस्टिस राम मंदिर में माथा टेकने भी पहुंचे थे। बहुत लोग अंदाजा लगाते थे कि अयोध्या का फैसला किस जज ने लिखा था, क्योंकि वो एक अनाम फैसला था। शायद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इस कबूलनामे से आपको कुछ संकेत मिला होगा कि कौन लिखा होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले भले ही क्रांतिकारी न रहे हों, लेकिन उनके प्रवचन क्रांतिकारी रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि ईमानदारी सबसे अच्छी लेगेसी है, और इसी लेगेसी की चिंता चंद्रचूड़ को है। लेकिन क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने ईमानदारी दिखाई? अगर ईमानदारी दिखाई होती तो उमर खालिद की सुनवाई होती, लेकिन उनका केस तो सुना भी नहीं गया। साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने वाली एक पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाया और चंद्रचूड़ देखते रहे। ईडी ने विपक्षी पार्टियों की नींद हराम कर दी, लेकिन उसकी बेजा ताकतों पर कोर्ट ने लगाम नहीं लगाई। सेमिनारों, भाषणों, विदाई समारोहों, दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस प्रवचन
देते रहे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, धार्मिक बहुलता, संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ कार्यपालिका को जवाबदेह सिर्फ भाषणों में ठहराते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रचूड़ ने अपने फैसलों के जरिए साहस नहीं दिखाया, चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाना हो, या फिर पेगासस मामले पर केंद्र सरकार का यह कह देना कि वो न्यायालय का सहयोग नहीं करेगी। एक से ज्यादा मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट मोदी सत्ता के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ा मामला तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने, असली नकली पार्टियों को चुनने का मामला। जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में चंद्रचूड़ साहस नहीं दिखा पाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के केस में देश ने देखा कि पीड़ित पार्टी इंतजार करती रह गई और संजय राउत ने तो खुलकर कह दिया कि चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस रहते शिवसेना को न्याय नहीं मिल सकता। उद्धव ठाकरे समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता इंतजार करती रह गई और महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव आ गया। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट का क्या अस्तित्व बचता है, क्या जरूरत होती है, क्या प्रासंगिकता रह जाती है। लोग कैसे भरोसा करेंगे, कैसे उम्मीद करेंगे और किससे उम्मीद करेंगे। इतने साल से महाराष्ट्र का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब तक उस पर फैसला नहीं दे सका। अगला चुनाव आ गया, अब फैसला आ भी जाए तो महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता क्या उस फैसले का आचार बनाएगी। चंद्रचूड़ के सीजेआई रहते हुए शिवसेना को न्याय नहीं मिला तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या शिवसेना को पीएम मोदी ने नहीं तोड़ा था? आखिर एकनाथ शिंदे किसके साथ गए? एक बच्चा भी बता देगा कि पीएम की पार्टी बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा और उद्धव ठाकरे को न्याय नहीं मिला तो दोषी किसे कहा जाए। कोर्ट ने फैसले में देरी करके सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सहयोगी की भूमिका क्या नहीं निभाई? चंद्रचूड़ यही लिगेसी तो छोड़कर जा रहे हैं। चंद्रचूड़ से पहले देश के किसी भी मुख्य न्यायाधीश से इतनी उम्मीद देश की जनता ने नहीं लगाया था। आज ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और चंद्रचूड़ के पास मौका था कि वे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल कर सकते थे। एक साथ दो विश्वास बहाल होते, एक चुनावी प्रक्रिया में, दूसरा न्यायपालिका में। उनके पास बेहतरीन मौका था कि बैलेट पेपर को वापस लौटाने या वीवीपैट की 100% गिनती कराने का आदेश दे सकते थे, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव का डेटा देर से जारी करने का मामला पहुंचा तब भी सीजेआई के पास मौका था कि वे चुनाव आयोग से सवाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। जबकि चुनाव आयोग सरेआम उसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कथित रूप से झूठ बोलता रहा और इसके बाद 2 दिन बाद और ज्यादा झूठ बोला जनता के सामने आंकड़ों को लेकर। चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी करता रहा और चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता रहा, लेकिन सीजेआई ने कुछ भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खुलकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कहा कि कितने लोगों ने वोट डाले इसकी सही जानकारी चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है। कई चरणों के डेटा तो बहुत देरी से जारी किए गए, उसमें भी करोड़ों वोटों के बढ़ जाने की बात सामने आई। उम्मीदवारों को फॉर्म 17C जारी करने में लापरवाही की गई, कितने वोट पड़े और कितने गिने गए, इन सब में अंतर देखा गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नफरत फैलाते रहे, लेकिन चंद्रचूड़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ताओं, मोदी सत्ता के मुखर आलोचकों, पत्रकारों ने सबसे बुरा दौर चंद्रचूड़ के ही कार्यकाल में देखा है। चंद्रचूड़ जब ये कहते हैं कि न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, तभी खुद को संदेह के दायरे में खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बतौर सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया और सरकार की लाइन को अप्रत्यक्ष तौर पर फॉलो करते रहे। आखिर क्या कारण था कि उमर खालिद की 14 याचिकाओं को स्थगित किया गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई? क्या यह बात चंद्रचूड़ को पता नहीं है? कई जजों ने तो मामले की सुनवाई से ही अपने आप को अलग कर लिया और सीजेआई ये सब कुछ चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रह गए। मिस्टर सीजेआई, यही आपकी लेगेसी है। इतिहास और जमाना आपको ऐसे ही याद रखेगा। भीमा कोरेगांव का मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की लेगेसी का सबसे चमकदार नमूना है। केस के आरोपियों को किस्तों में रिहा किया गया, लेकिन ये कौन भूल सकता है कि 80 साल के फादर स्टेन स्वामी की मौत भी सीजेआई को झकझोर नहीं पाई। जीएन साईं बाबा 90% विकलांग थे, लेकिन बिना किसी अपराध के दशकों तक उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की लेगेसी का यह सबसे दागदार केस है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जीएन साईं बाबा को बरी कर दिया था और फिर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया था और इसी फैसले से पता चलता है कि एक व्हील चेयर पर बैठे मुखर व्यक्ति से राष्ट्र को कितना खतरा था और सत्ता को कितना खतरा था। और दूसरी तरफ वासुदेव जग्गी जैसे लोग हैं जिन्हें चीफ जस्टिस दूसरे हाईकोर्ट्स के फैसले को पलटते हुए राहत देते हैं, और राहत इस बात की कि पुलिस उनके आश्रम में जाकर जांच नहीं कर सकती। सोचिए ये देश कहां जा रहा है और चीफ जस्टिस ने अपने रहते हुए कहां जाने दिया। इस तरह के एक नहीं बल्कि दर्जन भर मामले हैं। और फिर आता है अयोध्या का केस, जहां कोर्ट सबूतों के बजाय आस्था को आधार बनाती है और फैसला सुना देती है। चंद्रचूड़ खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने अपने ईश्वर से अयोध्या केस का हाल पूछा था और उनके ईश्वर ने कहा कि सबूतों की परवाह मत करो, आस्था को देखो। अगर चंद्रचूड़ ने अयोध्या केस में न्याय किया होता तो उन्हें अपनी लेगेसी की चिंता नहीं होती। जस्टिस गोगोई ने अपनी किताब में स्वीकार किया है कि अयोध्या फैसले के बाद केस के जजों ने 5 स्टार होटल में वाइन के साथ जश्न मनाया
अगर अयोध्या केस में न्याय हुआ होता तो जश्न जज नहीं मनाते, लेकिन सत्ता का संरक्षण आपके साथ हो तो जश्न तो बनता है। और यही वजह है कि अयोध्या केस के फैसले को अनाम छोड़ दिया गया था। इसका इनाम जजों को तुरंत मिला। चंद्रचूड़ के सीजेआई बनते ही कॉलेजियम पर हमले शुरू हो गए और इसकी शुरुआत किरण रिजिजू ने की, लेकिन बाद में चंद्रचूड़ खामोश हो गए। फिर आया हिंडनबर्ग, पेगासस और सेबी का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका सही तरीके से शायद नहीं निभा पाया। सेबी का कितना बड़ा मामला था, हिंडनबर्ग का कितना बड़ा आरोप था। सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी की मान ली गई और इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को जिस तरह से जल्दी जल्दी निपटाया गया वो भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सरकारी वसूली के रैकेट का पर्दाफाश कर सकता था। सीजेआई भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन मोदी सत्ता के किसी अफसर को दंडित किया हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जिताने वाले अधिकारी को सजा मिली क्या? और क्या किसी फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को सजा मिली? और ये सब चंद्रचूड़ के सीजेआई रहते हुआ है। 140 करोड़ की जनता ने देखा है। बुलडोजर राज पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाद में मुंह खोला, लेकिन यूपी सरकार ने कोर्ट के फैसले से भी निकलने का रास्ता निकाल लिया। यह सही है कि दूसरी बेंचों के फैसलों के लिए सीजेआई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। 2019 के बाद यह खुलकर हुआ कि जजों को मोदी सत्ता ने रिटायरमेंट के बाद तुरंत इनाम दिया। अयोध्या केस के जजों को देखिए, एक को राज्यसभा मिली, दूसरे को राज्यपाल बनाया गया, एक को एनसीएलटी का चेयरमैन बना दिया गया। बच गए चंद्रचूड़, उन्हें क्या मिलेगा ये तो रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह मोदी सत्ता की लाइन को फॉलो किया, उसने कोर्ट्स के फैसले पर सवाल खड़े किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, इसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह चंद्रचूड़ की लिगेसी है। समलैंगिकता और किन्नरों के अधिकारों को लेकर सीजेआई ने शानदार फैसले दिए, लेकिन न्यायपालिका का काम कार्यपालिका की जवाबदेही को तय करना होता है। बहुत मुश्किल से याद करने पर भी कोई ऐसा फैसला नहीं दिखता जिसमें चंद्रचूड़ ने मौजूदा सत्ता को कटघरे में खड़ा किया हो और उन्हें लाइन पर चलने के लिए बोल दिया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि सब लोग पछताएंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो किसानों ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और सीजेआई की बेंच ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल केस में पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुश्किल सवाल पूछे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के बदलापुर यौन हिंसा मामले में विपक्ष को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। सीजेआई को सोचना चाहिए था कि यह कैसा फैसला है हाई कोर्ट का। जहां बंगाल में बीजेपी महीनों से प्रदर्शन कर रही है, वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। सवाल यह है कि बदलापुर में कोर्ट ने सत्ता के सहयोगी की भूमिका नहीं निभाई क्या? जब चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि कोर्ट का काम विपक्ष का नहीं होता है, तो कोर्ट का काम सत्ता के सहयोगी का भी नहीं होता है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के रसूख पर दाग तब लगा जब जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने से मना कर दिया, और यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा का उल्लंघन कर बैठा था, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं हुआ। यह चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की लिगेसी है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, अगर अयोध्या मामले में एक मुस्लिम जज यही बात कहता कि मैंने अल्लाह से पूछा कि हे अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, इस मामले में कैसे फैसला दिया जाए, और अल्लाह कह दे कि तुम सबूतों पर, गवाहों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी आस्था पर ध्यान दो और उस हिसाब से फैसला लिख लो, तो सोचिए क्या अयोध्या के फैसले को इसी तरह से स्वीकार कर लिया जाता? सवाल यह है कि आखिर जस्टिस चंद्रचूड़ की लिगेसी को कोई कैसे याद रखे? तो इसका जवाब लेडी जस्टिस यानी न्याय की देवी, जिनकी आंखों से सीजेआई ने पट्टी हटा दी है। न्याय की देवी अब सब कुछ देख सकती है। कोर्ट के अब हर फैसले पर यही कहा जाएगा कि अदालत तो जात, धर्म, लिंग भेद को देखते हुए फैसला देती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की दलील है कि कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको समान रूप से देखता है। हो सकता है कि सीजेआई आदर्शवाद के शिकार हों, लेकिन जाति की बीमारी भारत में है ही, इसको मना नहीं किया जा सकता। और भारत में जाति एक हकीकत है, हर काम में जाति और धर्म आड़े आता ही है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कानून की देवी जाति और धर्म को देखकर फैसला नहीं करेगी? और चीफ जस्टिस ने खुद जो फैसला किया अयोध्या मामले में, वो किसको देखकर किया? क्या आस्था को देखकर नहीं किया? खुद ही बता रहे हैं। इसकी कोई गारंटी है क्या? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इसकी गारंटी लेंगे क्या कि आगे के फैसलों में इस तरह की चीजों को नहीं देखा जाएगा? न्याय की देवी की नई मूर्ति के बाद कोई भी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की लिगेसी की जब भी बात होगी तो यही कहा जाएगा कि सब कुछ देखते और समझते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ न्यायपालिका की स्वायत्तता को बरकरार रखने का साहस नहीं दिखा पाए, कार्यपालिका की जवाबदेही नहीं तय कर पाए, क्योंकि उन्हें सत्ता के खिलाफ विपक्ष बन जाने का शायद डर था। आखिर उन्होंने एक से ज्यादा मौकों पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं है। यह उनकी लिगेसी है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा इस देश के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति धनखड़ भी प्रवचन देने में बहुत माहिर हैं। राजस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आजकल के बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की बीमारी लग गई है। ये एक नई बीमारी है। धनखड़ ने युवाओं के विदेश जाकर पढ़ाई करने को फॉरेक्स ड्रेन और ब्रेन ड्रेन करार दिया। लेकिन धनखड़ ने मोदी सत्ता से यह नहीं पूछा कि भारत की यूनिवर्सिटीज को क्यों तबाह किया गया। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को साजिशन टारगेट किया गया, आतंकवादियों का अड्डा कहा गया, डीयू में आरएसएस की शाखाएं लगने लगी और बीएचयू में बीजेपी के गुंडे रेप करने लगे और छात्रों के आवाज उठाने पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो प्रोफेसर्स के मीडिया में बाइट देने को यूनिवर्सिटी की छवि बिगाड़ना करार दे दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में छात्रों का उत्पीड़न बढ़ गया। मोदी सत्ता के दौर में ही रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। तो पढ़ाई प्राथमिकता में कहां रही? न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कॉमन अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के जरिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश हुई। तो छात्र पढ़ने के लिए विदेश न जाएं तो कहां जाएं? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के बजाय आरएसएस के कार्यकर्ता क्लास लेने लगे हैं। चांसलर, सरकार और राज्यपाल को खुश करने के लिए गाय गोबर और गोमूत्र की बात करने लगे हैं। यूनिवर्सिटीज में गौशालाएं खोलने की बात होने लगी है। तो नौजवान पढ़ने के लिए विदेश न जाए तो कहां जाए? लेकिन टेंशन वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नौजवानों को, सामने वाले नौजवानों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना भूल गए। जो आदमी दूसरों को विदेश में पढ़ने जाने को बीमारी बताता है, उसकी बेटी कहां से पढ़ी है, यह जानना बहुत जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पर उपराष्ट्रपति की एक बेटी का जिक्र है। अब देखिए कि जगदीप धनखड़ की बेटी ने कहां से पढ़ाई की है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने लिखा है कि जगदीप धनखड़ की बेटी ने 4 देशों में पढ़ाई की है। उपराष्ट्रपति की बेटी ने पहले जयपुर के MGD स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद फेमस मेयो कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन किया। इस कॉलेज की डिग्री अमेरिका के प्रसिद्ध बीवर कॉलेज से संबद्ध है। बीवर कॉलेज अब आर्केडिया यूनिवर्सिटी में बदल गया है। इसी दौरान उपराष्ट्रपति की बेटी समर कोर्स के लिए इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया गई। उन्होंने इटालियन भाषा की पढ़ाई भारत स्थित इटली के दूतावास के पाठ्यक्रम से प्राप्त की। उन्होंने फोटोग्राफी की पढ़ाई इंग्लैंड की गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी से की। सवाल यह है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अपनी बेटी को ब्रेन ड्रेन की बीमारी से क्यों नहीं बचाया? सिर्फ धनखड़ ही नहीं, भाजपा के ज्यादातर नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के बच्चे हों, रविशंकर प्रसाद हों, चाहे अनुराग ठाकुर या निशिकांत दुबे। और हाँ, जेडीयू से भाजपा में आए अजय आलोक को भूलिएगा नहीं, उन्होंने तो अपने बच्चों को विदेशी नागरिकता भी दिला दी है। ये विदेश में पढ़ते ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी हो गए हैं। और यही भाजपाई दलितों और पिछड़ों के बच्चों को तलवार उठाने तथा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आतंकवादी बन जाने को कहते हैं। ये हर रोज टीवी पर बैठकर हिंदुत्व को बचाने की अपील करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं ताकि इनके बच्चे जब पढ़ लिख के लौटकर देश में आए तो दलितों और पिछड़ों के बच्चों पर राज करें और खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालें। सोचिए, गृहमंत्री अमित शाह का बेटा पूरी दुनिया का क्रिकेट चला रहा है, पूरी दुनिया का क्रिकेट, सबका मालिक है। और आपके बच्चों से कहा जाता है कि उठा लो तलवार, उठा लो डंडा, मार दो किसी को, चढ़ जाओ किसी मस्जिद पर, मुसलमानों की मां बहन करो, उन्हें गालियां दो, उन्हें मारो, वही तुम्हारे दुश्मन हैं, आतंकवादी बनकर रहो, तभी तो हम तुम पर राज करेंगे। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। पूरी भाजपा का एक ही नारा हो चुका है, एक ही लक्ष्य है, उनके बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करें और आपके बच्चे दंगा करके हिंदुत्व की रक्षा करें, आतंकवादी बन जाएं, फिर कभी मार दिए जाएं। मरने के बाद नेता लोग आएंगे, 4 दिन अपनी राजनीति चमकाएंगे, बड़े बड़े वादे करके जाएंगे और फिर इसके बाद वादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, आप रोते रह जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।